अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइना के बारे में। आप लोगों ने दिल का अटैक, हार्ट अटैक, इसके बारे में बहुत सुना होगा क्योंकि ये तकरीबन हर फैमिली में या हर फैमिली के कोई आगे जानने वाले होते हैं तो उनमें उनमें कभी ना कभी किसी को दिल का अटैक हुआ होता है। और एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं एंजाइना, क्योंकि आम जुबान में लोग ये समझते हैं कि एंजाइना और दिल का अटैक एक चीज़ है। दोस्तों, जो एंजाइना होता है ये एक क्लास है दिल के अटैक की, क्योंकि दिल के अटैक को हम तकसीम करते हैं दो ग्रुप्स में। एक है एंजाइना और एक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यानी आप मोटा सा एक फ़र्क ये देख लें कि जो एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, अगरचे दोनों में खून की जो सप्लाई है दिल के पट्ठों को वो कम होती है, वो मुतासिर होती है, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। लेकिन एंजाइना में जो दिल के पट्टे होते हैं उसको नुकसान नहीं होता, लेकिन जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसमें दिल के पट्टों को नुकसान भी होता है। मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियक हम कहते हैं हार्ट को, और इन्फार्क्शन होता है डेथ। यानी उसमें जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या जिसको हम एमआई कहते हैं, तो दिल के पट्टों को खून की सप्लाई इस हद तक मुतासर होती है कि दिल के पट्टों को नुकसान होता है। तो क्योंकि आज का टॉपिक हमारा एंजाइना का है तो हम एंजाइना पे ही अपने आप को फोकस करेंगे। और मैं किसी और वीडियो में जो मैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पे बनाऊंगा तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। एंजाइना क्या है? दिल के पट्टों को ब्लड सप्लाई के कम होने को हम कहते हैं एंजाइना। दोस्तों, जो हार्ट के मसल्स हैं, देखें, एक उनकी डिमांड है ऑक्सीजन की जो ब्लड लेके जाता है, और एक उनकी सप्लाई है ऑक्सीजन की जो दिल उनको मुहैया करता है कि किस हद तक ऑक्सीजन अवेलेबल है या ब्लड को ये मौका मिलता है कि वो खून की नालियों से गुजर के जो दिल को खून सप्लाई करती हैं, तो वो उन पट्ठों तक या उन मसल्स तक ब्लड को जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो मुहैया करता है। और जब भी ये ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, मुतासर होगी, इसको हम कहते हैं जनरली मायोकार्डियल इस्कीमिया, यानी दिल के पट्टों को खून की सप्लाई का कम होना। तो इसकी वजह से जो भी सूरत हाल डेवलप होती है उसको हम कहते हैं एंजाइना। अब दोस्तों, एंजाइना जो होता है, देखें, आप दो लोगों की मिसाल लें। एक एग्जाम्पल है कि एक 20 या 18 साल का लड़का या लड़की है, और एक है 60 ईयर्स का बंदा, और जिसको कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं कि जो कि 20 या 18 साल के जवान को, लड़की को नहीं है। तो जो खून की नालियां जो दिल के पट्टों को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिनके नाम हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी है, और जो दिल की राइट साइड को सप्लाई करती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है जो दिल के सामने की दीवार को आमतौर पे सप्लाई करती है, और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है जो दिल की लैटरल साइड जो है उसको ब्लड सप्लाई करती है। तो जो 18 या 20 साल का जवान या लड़की है, तो उसकी खून की ये नालियां बिल्कुल साफ होंगी, तो खून की सप्लाई चलती रहेगी। लेकिन जो 60 साल का इंसान है, मर्द या औरत, उसमें कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि जिसमें खून की नालियों में लोथड़े बनेंगे, क्लॉट बनेंगे, जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। वो क्या रिस्क फैक्टर हैं? एक तो उम्र, जब किसी की एज ज़्यादा होती है तो 50 साल से ज़्यादा, तो उसमें ये क्लॉट बनने का ज़्यादा अमल होता है। दूसरा है मर्द होना, यानी ख़वातीन में ये कम होता है लेकिन मर्दों में ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर पे जो प्री मेनोपॉजल वोमेन होती हैं या वो ख़वातीन जिनमें अभी माहवारी चल रही होती है, तो उनके अंदर प्रोटेक्शन होती है, उनको हार्ट अटैक कम होते हैं लेकिन मर्दों में ज़्यादा होते हैं। फिर जो सिगरेट पीते हैं उनके अंदर ज़्यादा ये मसला होता है उनकी निस्बत जो सिगरेट नहीं पीते। फिर वो तमाम लोग जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, या उनमें कोलेस्ट्रोल का लेवल ज़्यादा रहे, तो उनमें हार्ट अटैक, एंजाइना, खून की नालियों में क्लॉट बनने का अमल ज़्यादा होता है। वो लोग जिनकी जॉब की नेचर ऐसी होती है कि उनको बैठना पड़ता है, तो उनके अंदर ये हार्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। इसी तरह जिन लोगों में मोटापा होता है तो उनके अंदर एंजाइना की तकलीफ या हार्ट का प्रॉब्लम या खून की वो नालियां जो दिल के पट्टों को ब्लड सप्लाई करती हैं उनके अंदर क्लॉट बनने का अमल ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये जब सप्लाई इसलिए ड्रॉप हो जाती है कि अंदर क्लॉट बनता है, वो ब्लड को गुजरने नहीं देता,
खून की नाली से, तो डिमांड तो है लेकिन सप्लाई कम हो गई, तो वो जो सिचुएशन या सूरत हाल पैदा होती है उसको हम कहते हैं एंजाइना। उसकी अलामत क्या है, कैसे पता चलता है? आम तौर पे चेस्ट पेन होता है। कोई भी ऐसा मर्द या औरत जिसको दिल की तकलीफ या एंजाइना हो तो उसको क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। या जो रिट्रोस्टर्नल एरिया है, यानी ये हमारी हड्डी, इसको हम स्टर्नम कहते हैं, इसके पीछे की साइड पे या खुराक की जो नाली वाली साइड पे किसी शख्स को दबाव महसूस होगा, ऐसे जैसे कोई चीज़ जकड़ रही है, या घबराहट महसूस होगी, या किसी शख्स को अपने जो जा यानी जबड़े में दर्द होगा, या शोल्डर में दर्द होगा, या फिर उसको जो हाथों की उंगलियों में या बाजू में दर्द होगा, और गर्दन में भी ये दर्द हो सकता है। तो ये वो अलामात हैं जिनके साथ एंजाइना का मरीज आमतौर पे हॉस्पिटल में आ सकता है। लेकिन वो लोग क्योंकि शुगर के भी मरीज होते हैं, और ख़वातीन में ख़ास तौर पर, बुज़ुर्गों में आम तौर पे सिर्फ घबराहट होती है, सांस की खराबी होती है, तो या फिर वो बिल्कुल कमज़ोरी, शदीद कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो ये भी एक अलामात में से एक है एंजाइना की। एंजाइना की कुछ टाइप्स हैं। एक तो मेजर दो टाइप्स मैं आपको बता देता हूं कि स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। आप ये जहन में रखें कि जैसे लफ्ज़ बताता है, स्टेबल एंजाइना में ये होता है कि किसी को चलने फिरने से दर्द होगा लेकिन बैठने से नहीं होगा। कोई शख्स जब चलता फिरता है, एक्सर्शन करता है, सर्दी में जाता है, इमोशनल उसको स्ट्रेस होता है, या खाने के बाद होता है कोई दर्द, तो और लेकिन जब वो रेस्ट करता है या नाइट्रोग्लिसरीन की गोली लेता है, जो कि विनोडाइलेटर्स हैं, यानी खून की नालियों को वो खोलते हैं ताकि सप्लाई बेहतर हो जाए डिमांड को मीट करने के लिए, तो स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल वो होता है जो बैठे हुए भी दर्द होता है और नाइट्रोग्लिसरीन की गोली लेने से या रेस्ट करने से बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो आमतौर पे जो स्टेबल एंजाइना है वो 3 से 5 मिनट होता है, और अनस्टेबल जो है वो 15 मिनट तक भी जा सकता है। इसका मतलब है कि अनस्टेबल एंजाइना एक परेशानी की बात है, एक ज़्यादा ख़राब मसला है बेनिस्बत स्टेबल एंजाइना के, क्योंकि वो लोग जिनको स्टेबल एंजाइना होता हो और वो अपना इलाज ना करवाएं, डॉक्टर को चेक ना करवाएं, डॉक्टर की हदायत पे अमल ना करें, तो आखिरकार उनको अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसे पहले भी बताया, इस एंजाइना दोनों में दिल के पट्टों को नुकसान नहीं होता, अगरचे खून की कमी उनको होती है, जो दिल के पट्टों को जो सप्लाई जाती है। अब इसके अलावा एक दो और ऐसी टाइप्स हैं जिनका आपको जानना जरूरी है। एक है प्रिंस मेटल एंजाइना। प्रिंस मेटल एंजाइना के और भी नाम हैं, जैसे इसको वेजोस्पास्टिक एंजाइना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि खून की नालियां, जो कोरोनरी आर्टरीज यानी वो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट के मसल्स को, वो बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन अचानक उनमें स्पैज़्म आता है, अचानक उनमें जकड़ाव आता है, जिसकी वजह से हार्ट के जो मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कम होती है और चेस्ट पेन होती है। इसका इलाज होता है, क्योंकि ईसीजी में सारी वो एसटी एलिवेशन कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं, लेकिन जैसे ही एंजीसिड की गोली, नाइट्रेट की गोली इनको दी जाती है, जुबान के नीचे रखी जाती है, तो ये बेहतर हो जाते हैं और वो चेंजेस गायब हो जाती हैं। और एक एंजाइना की शक्ल होती है कि जब कोई रात को लेटते हैं लोग, यानी एक पोजीशन होती है कि आप बेड पे लेट गए हैं, तो उसके बाद अचानक ही दर्द होता है, तो उसको हम कहते हैं डेक्यूबिटस एंजाइना, यानी लेटने के अमल के बाद जो एंजाइना या दिल की तकलीफ होती है वो है डेक्यूबिटस एंजाइना, उसको हम कहते हैं। अब जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखें, जो स्टेबल एंजाइना है इसका मरीज आमतौर पे जब डॉक्टर के पास जाता है तो उस वक्त तक उसको कोई किसी किस्म का दर्द नहीं हो रहा होता, और जो सबसे पहले डॉक्टर चेक करवाता है वो ईसीजी चेक करते हैं। ईसीजी करते हैं तो वो ईसीजी आमतौर पे नॉर्मल आएगी, लेकिन जो अनस्टेबल एंजाइना है उसमें चांसेस हैं कि जो ईसीजी है वो नॉर्मल शायद ना हो, लेकिन उसके अंदर एक हम कहते हैं टी वेव इन्वर्जन्स, जो अभी आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है और जो मैंने पिन पॉइंट किया है कि टी नीचे की तरफ गई हुई होती है, या एसटी डिप्रेशन, यानी नॉर्मल ये है एसटी और ये है एसटी डिप्रेशन। तो जब कोई जाए दर्द के साथ और उसमें ईसीजी में ये तब्दीली हो, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको हार्ट का अटैक हुआ है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, और ये दर्द आपको दिल की वजह से है। लेकिन जो स्टेबल है उसमें ये चेंजेस नहीं आती। अच्छा डॉक्टर वही है जिसके पास जब कोई मरीज जाए सीने में दर्द के साथ, चाहे ईसीजी नॉर्मल ही क्यों ना हो, क्योंकि 25% यानी हर 100 में से 25 लोग वो हैं जिनमें ईसीजी नॉर्मल आएगी। तो वो फिर भी वो ये देखते हैं कि क्या इस शख्स की उम्र 50 साल से ज़्यादा है,
क्या ये मोटापा का शिकार है, इसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या फैमिली में किसी को दिल का मसला है, इसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये स्मोकर तो नहीं है। इसका मतलब है कि चाहे ईसीजी नॉर्मल है तो इस शख्स को हॉस्पिटल में रोक लेना चाहिए, ताकि इसकी ईसीजी कोई कुछ घंटों के बाद, आधे घंटे बाद या बार बार की जाए ईसीजी, और बाकी कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं दिल के अटैक को देखने के लिए, तो वो भी करवाई जाए। तो किसी भी इंसान की क्लिनिकल सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ईसीजी के अलावा, लेकिन अगर ईसीजी में भी चेंजेस आए तो फिर भी उसको रिटेन कर लिया जाता है। ईसीजी में अगर फर्ज करते हैं कि किसी को चेंजेस नहीं आती तो हमारे पास एक और लेकिन हमें लगता है कि ये हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम हार्ट को चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने का मतलब ये है कि फर्ज करें कि मेरा जो फिस्ट है, मुट्ठी है, ये एक दिल है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करती है 60 टाइम्स, 1 मिनट में 60 दफ़ा, तो इसकी जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो कुछ और है। लेकिन फर्ज करें अगर ये 120 टाइम्स, 120 दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है मेरा हार्ट, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर तो किसी शख्स में कोरोनरी आर्टरीज या दिल के पट्टों को जो ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें क्लॉट है, और मेरी अगर डिमांड को बढ़ा दिया जाए तो सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी, हमें ईसीजी में चेंजेस मिल जाएंगी। तो इसलिए वो तमाम लोग जिनमें ईसीजी ठीक हो लेकिन हमें शक पड़े कि ये एंजाइना हो सकता है, तो हम उनको ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं। हम उनको जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि दिल की जो धड़कन है, दिल की रफ्तार है, वो बढ़ती है। हार्ट के जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और अगर किसी में क्लॉट हो कोरोनरी आर्टरीज में तो हमें वहाँ पे ईसीजी में चेंजेस नज़र आते हैं। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली ये ग्रेडेड एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि आपको हम एक मशीन पे दौड़ाएंगे, इसको कहते हैं बेसिकली वो ट्रेडमिल होती है जिस पे दौड़ाते हैं, और जैसे ही चेंजेस आती हैं तो उसको रोक लिया जाता है, और ये बहुत अहम टेस्ट है। इसके अलावा बाज़ लोगों में साथ ही हम दिल का एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको हम कहते हैं एकोकार्डियोग्राम। ये एकोकार्डियोग्राम बिल्कुल दूसरे अल्ट्रासाउंड पेट की तरह होता है, लेकिन ये हार्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। और जब किसी शख्स में हमें ये मतलब ये हो कि हम जानना चाहते हो कि क्या इस शख्स में कोई क्लॉट छुपा हुआ हो सकता है, तो हम उसमें स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम करते हैं कि उसके हार्ट की हम रफ्तार को बढ़ा के फिर हमें एको पे नजर आता है कि दिल की कौन सी वो दीवारें हैं जहां पे सप्लाई कम है और उनकी हरकत कम हुई भी होती है। क्योंकि आमतौर पे जो आप एको सुनते रहते हैं एकोकार्डियोग्राफ, उसका मकसद ये होता है कि किसी दिल के पट्टे जिनको पहले ही नुकसान हुआ तो उसको जांचने के लिए हम करते हैं। लेकिन स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम का मकसद है कि अगर हार्ट ठीक भी है तो उसकी रफ्तार जब बढ़े तो ये देखा जाए कि कौन सी वो कोरोनरी आर्टरी है जो क्लॉट की वजह से सप्लाई नहीं प्रॉपर कर पा रही, और वो दिल की जो दीवार है वो कमजोर आपको नजर आएगी डॉक्टर को कि वो प्रॉपर मूव नहीं करेगी, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि बिल्कुल यहां पे कोई क्लॉट पड़ा है। तो क्योंकि हर कोरोनरी आर्टरी खास दीवार को, खास हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम। वो तमाम लोग जो जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो, जो ट्रेडमिल पे ना दौड़ सकें, तो उनके लिए फिर हम कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करवाते हैं, मायोकार्डियल परफ्यूजन सेंसिटोग्राफी उसे कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम मशीन पे ही के पेशेंट लेटा होता है, तो हम पेशेंट को कुछ इंजेक्शंस देते हैं, कोई दवाई देते हैं, जैसे डोब्यूटामीन है, तो जिससे उसका दिल की रफ्तार बढ़ती है। तो हम न्यूक्लियर टेस्ट ही होते हैं, हम ट्रेसर का अपटेक चेक करते हैं कि क्या हार्ट के कुछ एरियाज हैं जहां पे हमें प्रॉब्लम नज़र आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी स्ट्रेस टेस्ट है। इसके अलावा बाज़ का तो लोगों को हम साथ अगर ईसीजी नॉर्मल आए तो उनको हम लगा देते हैं कुछ मॉनिटरिंग के लिए कि वो जब ये एक्सरसाइज करें, जब ये चलें फिरें, तो फिर हम 24 आवर उनकी ईसीजी रिकॉर्डिंग होती है, ताकि जैसे ही उनको चलते फिरते पेन हो तो वो रिकॉर्ड हो जाए कि उस वक्त ईसीजी में क्या चेंजेस आई थी। और इसके अलावा फिर आप दिल के जो एंजाइम चेक करवाते हैं, अगर किसी के अगरचे वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी एक कार्डियक एंजाइम का टेस्ट होता है, लेकिन बेहतर है कि आपको उस कॉन्टेक्स्ट में बताएं, क्योंकि यहाँ पे एंजाइना की हम बात कर रहे हैं जिसमें दिल के पट्टों को नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो एंजाइम पॉजिटिव आते हैं जब दिल के पट्टे या जो कार्डियक मसल्स हैं उनको जब डैमेज हो। तो इसके अलावा अभी जो एक लास्ट टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लेकिन वो हर एक में नहीं करेंगे। किसी में हमें पता चल जाए कि या तो ईसीजी में चेंजेस हैं
या हमें क्लिनिकली पता चले कि ये एंजाइना है, ये हार्ट का हो सकता है, तो फिर हम एक करते हैं जिसको हम कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी तो इसलिए कहते हैं कि मैंने आपको बताया कि कोरोनरी आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट के मुख्तलिफ मसल्स को। तो एंजियो कहते हैं ब्लड वेसल को, खून की नाली को, और ग्राफी होती है पिक्चर, यानी ये वो टेस्ट है जिससे हम खून की नालियों की तस्वीर देखते हैं कि उनकी एनाटॉमी में क्या मसला है, कहाँ पे क्लॉट पड़ा है। तो ये टेस्ट बहुत अहम है। इसमें आमतौर पे क्या करते हैं कि ये जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है, यहाँ पे पहले फेमरल से करते थे जो कि हमारे ग्रोइन में होती है, लेकिन अब जो बाजू की आर्टरी होती है यहाँ से हम कैथेटर डाल के तो हम जाते हैं दिल के पास और वहां पे एक इंजेक्ट करते हैं डाई। इसलिए वो मरीज जिनमें गुर्दों का मसला हो तो उनमें एंजियोग्राफी नहीं की जा सकती। वो जो डाई हम इंजेक्ट करते हैं तो साथ ही हम एक्सरे मशीन पे मुसलसल देख रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो जो डाई है वो मटेरियल है, जब वो खून की तीनों नालियों में जाता है जो दिल के पट्टों को सप्लाई करती हैं, तो साथ ही हम एक्सरे की तस्वीर लेते हैं तो हमें कंट्रास्ट नजर आता है कि किस खून की नाली में जा रहा और किस में नहीं जा रहा। तो जाहिर है जिसमें नहीं जा रहा है तो वहां पे क्लॉट पड़ा है, तो हमें जो एंजियोग्राफी है उसे ये पता चल जाएगा कि किसी भी मरीज में कहां पे क्लॉट मौजूद है। अब ये तो हो गया दोस्तों कि आप तशखीस कर ली है, तो इसका इलाज क्या है। सबसे अहम बात है कि रिस्क फैक्टर को आप कम करें। देखें, जो रिस्क फैक्टर थे उसमें कुछ तो हैं जिनको हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल, कि आप उनको तब्दील नहीं कर सकते। आप किसी की उम्र को नीचे नहीं ला सकते, आप किसी की फैमिली हिस्ट्री नहीं चेंज कर सकते, आप जेंडर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मॉडिफाइबल कौन से हैं, वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनको आप अगर चेंज करेंगे तो उससे मरीज को दिल के अटैक का खतरा या नुकसान कम से कम हो जाएगा। सिगरेट छोड़ने का कहें, यह बहुत जरूरी है। वजन कम करने का कहें, साथ ही शुगर और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को इंतहाई बेहतर करने का कहें, और साथ ही जो कोलेस्ट्रॉल है इसका बहुत अहम रोल है कि वो तमाम लोग जिनमें रिस्क ज्यादा हैं उनको कहें कि अपना जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो एक खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रखें। और वो लोग जिनमें हार्ट अटैक का बहुत ही ज्यादा खतरा है उसमें 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रखें। ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसको 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रखें। और इसी तरह एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसको हम रखते हैं कि जो भी नॉर्मल वैल्यू है उससे ज्यादा, ताकि मरीज को फायदा हो। एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और वो तमाम लोग जिनमें पहले खून की नालियों का मसला हो दिल की और उनका कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम हो, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा इलाज देना चाहिए दवाइयों की मदद से भी, और बाकी जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल या बाकी दवाइयों के बगैर। उसमें एक्सरसाइज है, उसमें अपनी डाइट का ख्याल रखना है। एक्सरसाइज करें जहां पे ऑक्सीजन हो, डाइट में चिकनाई कम लें, फल ज्यादा लें, ये खास तौर पे हम कहते हैं। लेकिन क्या इन हदायत के अलावा आपने इलाज और क्या करना है। एक गोली जो जान बचाती है वो है डिस्प्रिन की। घरों में किसी को दिल का अटैक होता है तो आप 300 मिलीग्राम की डिस्प्रिन चबा दें, और उसे कहें, पेशेंट को कहें कि वो चबा ले, जिंदगियां बचाती है। और आम रूटीन में हम इंटेरिक कोटेड लोप्रेन देते हैं, यानी मैदे में जाके, जो कि नुकसान नहीं देती। तो लोप्रेन, डिस्प्रिन, ये एक चीज है। तो आमतौर पे किसी को घर में एंजाइना हुआ है तो 300 मिलीग्राम की जो डिस्प्रिन की गोली है उसे कहें, या उसे पीस के दें, उसको क्रश करके दें ताकि वो फौरी एब्जॉर्ब हो। ये एंटीप्लेटलेट्स है। साथ ही हम एक देते हैं क्लोपिडोग्रल, पाकिस्तान में ये लो प्लेट और नो क्लोट के नाम से है। ये 75 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है। शुरू में हम 4 इकट्ठी दे देते हैं जिसको एंजाइना का अटैक हो, हमें शक हो कि इसको दिल का अटैक हुआ है। वरना रूटीन में जैसे हमने लोप्रिन 75 मिलीग्राम एक रोजाना देते हैं, तो ये जो क्लोपिडोग्रल है जो नो क्लोट या लो प्लेट के नाम से है, ये 75 मिलीग्राम एक रोजाना देते हैं। तो इसके अलावा क्योंकि लोगों को चेस्ट पेन हो रहा होता है खून की सप्लाई कम होने की वजह से, तो हम उन खून की नालियों को खोलने के लिए, यानी डायलेट करने के लिए, ज्यादा बड़ा करने के लिए हम देते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जुबान के नीचे गोली रखते हैं, इसे कहते हैं सबलिंगुअल नाइट्रेट्स। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन्स होती हैं ताकि ये खून की नालियों को खोलते हैं, तो ये देते हैं। और आम लोगों को भी हम, जब हम रूटीन में ओपीडी में चेक कर रहे होते हैं और दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, तो मुख्तलिफ नामों से हम ये जो नाइट्रेट्स हैं ये एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अगर किसी का हार्ट रेट ज़्यादा है तो हम लोग उनको बीटा ब्लॉकर देते हैं।
यानी बीटा ब्लॉकर क्या है, जैसे ब्लॉकियम है, मेटोप्रोलोल होता है, वो हम देते हैं ताकि दिल की रफ्तार को आपने 100 से कम रखना है, 100 और 60 के दरमियान, क्योंकि वही कॉमन सेंस कि अगर किसी के दिल की रफ्तार ज़्यादा है तो जाहिर है उसको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है। आपने उस डिमांड को कम करना है ताकि सप्लाई अगर कम भी हो तो कम से कम नुकसान होने का डर हो। इसके अलावा हम इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बहुत मशहूर हैं ये भी, जैसे आइसोप्टेन है, विरापामिल है, हमारे पास डिल्टायाज़म होता है, जैसे जिसको हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ हर्बेसर के नाम से यह ब्रांड आता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको तजवीज़ करते हैं कार्डियक रीमॉडलिंग के लिए, ताकि हार्ट को डैमेज कम से कम किया जाए। उसमें होता है एस इनहिबिटर्स, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जैसे कैपोटिन एक बड़ी मशहूर है, उसके अंदर कैप्टोप्रिल है या जेस्ट्रिल है, लिजाइनोप्रिल है, इनेलाप्रिल है। डॉक्टर आपको मुख्तलिफ ये कम डोज में देंगे ताकि आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो इन दवाइयों के अलावा क्या हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हमने एंजियोग्राफी की थी, हमें पता चल गया था कि खून की नालियों का जो कोरोनरी आर्टरीज का वो क्या स्टेटस है। फर्ज करें कि अगर किसी को 1 या 2 नाली इन्वॉल्व है लेकिन हार्ट को डैमेज नहीं हुआ है ज़्यादा, मरीज को बहुत ज़्यादा शुगर ब्लड प्रेशर के रिस्क नहीं है, तो हम आम तौर पे एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम कहते हैं PCI, यानी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, और दूसरा नाम है इसका PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का क्या मतलब होता है? एंजियो कोरोनरी तो वही है कि कोरोनरी आर्टरी के साथ आप कुछ कर रहे हैं, एंजियो का मतलब ब्लड वेसल, और प्लास्टी होता है रिपेयर करना, कि जो क्लॉट फंसा हुआ है आप उधर रेडियल आर्टरी से ही जाके तो एक कैथेटर डालते हैं, आप वहां से उस क्लॉट को निकाल देते हैं। बाज़ लोगों में सिर्फ ये PCI की जाती है या कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की जाती है, और बाज़ लोगों में हम वहां पे एक स्टेंट रख देते हैं ताकि यहाँ पे दोबारा नाली दोबारा बंद ना हो। और सबसे अच्छे स्टेंट वो हैं जिनके अंदर कुछ दवाइयाँ हमने डाली होती हैं, लगी होती हैं, उन्हें कहते हैं ड्रग इलूटिंग स्टेंट, ताकि ये स्टेंट भी दोबारा बंद ना हो जाए। तो ये बेसिकली एक ऑप्शन है। लेकिन फर्ज करें कि एंजियोग्राफी पे हमें पता चला कि जो लेफ्ट मेन स्टेम है, यानी जो 3 बड़ी खून की नालियां हैं, यानी राइट कोरोनरी आर्टरी के अलावा जो 2 हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ये बुनियादी तौर पे लेफ्ट मेन स्टेम से निकलती हैं। अगर लेफ्ट मेन स्टेम ब्लॉक हुआ हो या खून की 2 या 3 बड़ी नालियां ब्लॉक हुई हों और मरीज को हार्ट को पहले ही डैमेज हुआ हो, और मरीज शुगर का भी ब्लड प्रेशर हो, और मरीज की जो कोरोनरी आर्टरी की एनाटमी हो वो ऐसी ना हो कि आप उसमें स्टेंट डाल सकें या आप उसको एंजियोप्लास्टी का उसको कोई फायदा हो, तो फिर आप जाते हैं बाईपास ऑपरेशन की तरफ, जिसको हम कहते हैं कैबिज, CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है, इसमें आप जिस्म के किसी एक और हिस्से से, जैसे हम टांगों से के नीचे हिस्से से, वहां से सेफनेस वेन लेते हैं और उसको हम ये जो आर्टरी जिसमें क्लॉट्स होते हैं इनको काट के फेंक देते हैं, और वहां पे हम नए वाली जो एक खून की नाली है वो लगा देते हैं ताकि बाईपास हो जाए, या अगर नहीं भी हम उसको काटते तो हम उसको बाईपास कर देते हैं कि वो वहीं पे रहेगी, और जो नए वाली खून की नाली है उसको हम दोनों तरफ स्टिच कर देंगे। इसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट या दिल का बड़ा ऑपरेशन। तो ये बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन कुछ मखसूस जो लोग हैं, दिल के मरीज हैं, उनके लिए। तो दोस्तों ये बुनियादी और इब्तदाई इंफॉर्मेशन है एंजाइना के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब नेक्स्ट में हर वीडियो जो किसी टॉपिक पे हो कोविड के अलावा, वो मैं इंग्लिश में भी एक बनाऊंगा और उर्दू में भी। तो मैं इंग्लिश की जो बनाऊंगा आज या कल में, उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं एक ECG पे एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं।